बच्चों मोड का मतलब होता है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर। मतलब एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपका द मोस्ट रेपिटेटिव नंबर, जो सबसे ज्यादा रेपिटेटिव नंबर होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसको हम उस सीरीज का कह देंगे क्या बच्चों? मोड। कि सर जी ये सीरीज का मोड है। आओ मैं समझाता हूं बेटा कैसे। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मोड में भी डिफाइंड एज द वैल्यू दैट ऑकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज्यादा बार आई। ठीक, ये देखो मेरे पास एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं आपको मैं। 5, 3, 8, 9, 5, 5 आ गया सर 2 बार, 6। ठीक है, तो इस पूरे सेट में आप देखो 5 कितनी बार है बच्चों? 5 2 बार है। बस तो बन गया सीरीज का मोड कौन? 5। 5 बन गया सीरीज का मोड, बस हो गया। कौन सी सीरीज में? लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में। बच्चों इंडिविजुअल सीरीज में तो बहुत ही आसान है, जो सबसे ज्यादा बार अपीयर्ड नंबर होता है हम उसको उस सीरीज का मोड बोलते हैं। ये देखो आप इंडिविजुअल सीरीज में आपको अच्छा एक बात और, इसको मीडियन की तरह या क्वार्टाइल्स की तरह आपको किसी तरह की कोई अरेंजमेंट भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज नहीं होता। मोड जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर होता है एक सीरीज के अंदर। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखो यहां पर x, मैं बोलता हूं कि x क्या है? x जो है मार्क्स है सपोज, ठीक है, आउट ऑफ 10। एक बच्चे के आए 6, एक बच्चे के आए 7, फिर एक और बच्चे के आए 5, एक और बच्चे के फिर 6, एक और बच्चे के फिर 6, एक बच्चे के 9, एक बच्चे के 10 में से 10। ये है सर। आप बताओ कि सीरीज का मोड क्या है? तो आप लोग झट से बता सकते हैं कि सर सीरीज का मोड जो है वो 6 है, क्योंकि 6 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर है। क्योंकि अगर ये रोल नंबर वाइज अरेंज्ड है सपोज कर लीजिए, तो रोल नंबर 1 के भी 6 नंबर आए हैं, उसके बाद ये रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 के फिर 6 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 5 के फिर से 6 मार्क्स आए हैं, ये रोल नंबर 6 है और ये रोल नंबर 7 है। तो 7 बच्चों में से, ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, इन सबके 6 नंबर आए हैं। तो 6 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर है। तो मोड ऑफ द सीरीज क्या बन जाता है वहां पर? 6। ये एक बात है। कौन सी सीरीज में हमने कैलकुलेट करना सीखा बेटा? इंडिविजुअल। अब मैं अपना पैटर्न चेंज करता हूं जरा। अब मैं आपसे कहता हूं सीरीज चेंज करो भाई, डिस्क्रीट सीरीज लो और x के साथ एसोसिएट करो साथ में f को। 6 नंबर आए हैं। अब इसको पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। 6, 7, 5, 9, 10। ठीक है जी, 6 नंबर आए हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं मान लो। 7 नंबर आए हैं, ऐसा एक बच्चा है, 5 वाला भी एक बच्चा है, 9 वाले 4 बच्चे हैं, 10 वाले 2 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 2 6 3 9। इसको ले लो आप, इसको भी 2 ले लो, ये लो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों 4 2 6 2 8 और 3 11 और 1 12। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 12। ओके, एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर इज हियर 9। 9 नंबर ऐसे हैं जो 4 बच्चों के आ गए हैं। जो उस सीरीज का कौन सा नंबर है बच्चों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर है। ये इस सीरीज का कैसा नंबर है बच्चों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर है, क्योंकि 9 नंबर पहले एक बच्चे के आए, फिर 1 2 3 4, 4 बच्चों के 9 नंबर आ गए। तो इसका मतलब 9 नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर्ड है बेटा। अब ये सीरीज का मोड इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। आ गई 2 सीरीज कंप्लीट हो गई बच्चों। तीसरी सीरीज पे आइए। अगर मोड हमें कंटिन्यूअस सीरीज में निकालना है तो फिर कैसे होता है बेटे? सुनो, कंटिन्यूअस सीरीज का मोड आप किस तरह से निकालोगे? ये आपके सामने एक एग्जांपल है कंटिन्यूअस सीरीज का। हम क्या करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर बच्चों? सबसे पहले ये देखते हैं, अगेन वही, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। पहली बात तो बेटा वो सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे सामने यहां स्क्रीन पे 15.1.10 क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे पास 82 है। ठीक है, ठीक है, ये इसको आप बोलेंगे ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो आपकी मॉडल क्लास जोन सी है वो है ये 410 से 429। आई होप ये भी क्लियर है बच्चों सबको। दूसरी बात, मोड जैसी सीरीज, मोड को निकालते हुए
हमारी हमेशा ही सीरीज जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यहां पर 369 370 ऐसे है, काम नहीं चलेगा। ये सीरीज कौन सी है बच्चों, 350 से 369, 370 से 389, कैसी सीरीज है, ये सीरीज है इंक्लूसिव। हमें कौन सी सीरीज चाहिए, एक्सक्लूसिव। हमेशा याद रखना मीडियन और मोड, ठीक है, जिनको कैलकुलेट करने में हमें लोअर लिमिट की जरूरत होती है। आप सोचो मीडियन के फॉर्मूले में लोअर लिमिट की जरूरत होती है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ वन एफ इंटू आई होता है, और यहां भी इस फॉर्मूले के अंदर भी लोअर लिमिट चाहिए। जिन फॉर्मूलाज के अंदर आपको लोअर लिमिट चाहिए बेटा, वहां सीरीज अरेंज करनी पड़ेगी, आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्जन कैसे होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, माइनस का 0.5 प्लस का 0.5 तरीका आपको समझा रखा है। 369 और 370 दोनों में डिफरेंस देखो बेटा, 1 का आधा करो 0.5 माइनस 0.5 प्लस, फिर हर एक में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, हर एक अपर लिमिट में 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। जब तुम इस तरह से इसको अरेंज करके आ जाओगे तो ये सीरीज तुम्हारी जो है वो अरेंज होकर के क्या बनेगी बेटा, 349.5 से 369.5, 369.5 से 389.5 एंड सो ऑन। अब जो है हमने देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर 82 की फ्रीक्वेंसी। 82 जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, और वो कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है बच्चों 409.5 से 429.5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हमारी जो लोअर लिमिट है 409, तो हमारी जो लोअर लिमिट है बेटा वो कौन सी कंसीडर करके चलने वाला हूं मैं, फिर इसका मतलब 409.5। और फॉर्मूला मोड का, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। दोबारा रिपीट कर दूं बच्चों एक बार फॉर्मूला, लोअर लिमिट, ठीक है, वो तो अभी फाइंड आउट करके निकाली है मैंने, 409.5 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ये होते क्या है f1 f0 ये सब चीजें क्या है, तो बेटा जो तुम्हारी मॉडल क्लास है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी को चेक करके तुमने मॉडल क्लास को सिलेक्ट किया है उसको तो आपने लिखना है f1। आप कहोगे सर बुक में तो ये कुछ और लिखा हुआ है, बेटे मैं उस तरीके से बता रहा हूं जैसे आप लोअर क्लास में पढ़ करके आए हैं, ठीक है, और उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इसको आप f1 लिख लीजिए, आपको फॉर्मूला इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। इसको आप f1 लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप f0 लिख लीजिए, और इसको आप f2 लिख लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। बुक वाला उसको f0 सामने वाले को मानता है, पिछले वाले को f-1 मान लेता है, और अगले वाले को f1 मान लेता है। कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया तो हमने अपना फॉर्मूला भी चेंज कर दिया, कोई बात नहीं है। आओ बच्चों, अब आप मुझे बताओ मोड निकालने के लिए बच्चों हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 82, उसके सामने की जो क्लास है वो है 409.5, तो लोअर क्लास क्या बन जाएगी मेरे पास यहां पर 409.5, दिस इज द लोअर क्लास, प्लस f1 हो जाएगा सामने वाली फ्रीक्वेंसी 82 माइनस f0 पिछले वाली फ्रीक्वेंसी 58 अपॉन ट्वाइस f1 यानी ट्वाइस इंटू 82 माइनस f0 पिछले वाली फ्रीक्वेंसी 58 माइनस नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी f2 65 इनटू में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, i से। i क्या है, i इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बच्चों, ठीक है ना, i इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि बनेगा तुम्हारा 409.5 से 429.5 दैट इज 20। बस इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, और ये आ जाएगा आपका मोड सॉल्व करने के बाद 82 माइनस 55 58 एंड सो ऑन 421.21 बच्चों सीरीज का मोड आ जाएगा 421.21 सारा का सारा सॉल्यूशन करने के बाद में। सो दिस विल बिकम द मोड ऑफ द सीरीज। कौन सी सीरीज में बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो तीनों सीरीज का मोड निकालना सिखा दिया बच्चों मैंने, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में। डन। एक तो आपको ये तीन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अलावा उसके अब अगली बात क्या याद रखनी है बच्चों, अगली बात याद रखनी है बेटा कि मीडियन और मोड, मीडियन और मोड हमारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मीडियन और मोड
मीन, मीडियन और मोड तीनों हमारे कनेक्टेड होते हैं। और ये रहा हमारा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। मोड जो है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या तो ऐसे याद रख लो, या फिर मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ क्या, मीन माइनस मीडियन, या तो ये याद रख लो, या फिर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे याद रख लो। ये दोनों ही हमारे फॉर्मूला है। अब अगर मेरे को दो चीजें पता हो बेटा तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर आपको डायरेक्ट मीडियन और मीन पता है और मोड निकालना है, आप इस फॉर्मूले के अंदर ही रखो और निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगली बात, मोड भी ठीक वैसे ही ओरिजिन और स्केल के चेंज से इंपैक्टेड होता है बच्चों, जैसे हमने बात करी थी मीन में और जैसे हमने बात करी थी मीडियन में। याद है आप लोगों को, मैंने ओरिजिन चेंज किया था ए माइनस करके, मैंने स्केल चेंज किया था बी से डिवाइड करके, तो वापस से बी से क्या करना पड़ेगा, ये देखो आप सॉल्यूशन के अंदर वापस से बी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ए से क्या करना, ए को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अगर मेरे पास एक्स सीरीज का मोड गिवन है जो कि आया है ओरिजिन और स्केल को चेंज करके, और मैं बच्चों वाई सीरीज का मोड निकालना चाहता हूं जो कि ओरिजिनल सीरीज है, तो वापस से मुझे ओरिजिन इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, ए प्लस करके, और वापस से मुझे स्केल इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा बी से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप वापसी ए प्लस कर देंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके दोनों इफेक्ट्स रेक्टिफाई हो जाएंगे और आपका सीरीज, वाई सीरीज का जो मोड है बेटा वो फाइंड आउट हो जाएगा। जब आपको एक्स सीरीज का मोड गिवन है उसके थ्रू आप आराम से निकाल सकते हो वाई सीरीज का मोड। डन है बच्चों? इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। चलिए जल्दी से बेटा मुझे 15.11 और 15.112 करके और ओके लिख के बताओ जल्दी से बच्चों। ये दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 11 और 12 करके। चलिए तो फिर बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आइए बच्चों मैं समझाता हूं आपको ये दोनों चीजें क्या हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है। सुनो बच्चों, अगर हमें गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, ठीक है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, अच्छा पॉजिटिव ही क्यों होनी चाहिए उसका मतलब अभी समझाऊंगा, और ये 1 मार्क का हमारा एमसीक्यू भी रेडी हो जाता है इसके लिए। फॉर ए गिवन सेट of n positive observations if you are given and you want to calculate the geometric mean out of that, अगर हम वहां से geometric mean निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, उन सबका मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट, मतलब कि बच्चों अगर मेरे पास, सुनो 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, मैं उनका नाम लिख लेता हूं। इफ आई एम गिवन x1 x2 x3 x4 and x5, 5 ऑब्जर्वेशंस आई एम गिवन। कहते सर जीएम निकालो, इनके बीच में जीएम निकालो। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन पता कैसे निकलेगा, इन सबका मल्टीप्लाई, ये लो, इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद में बच्चों इनका कितनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 का, इनका 5th रूट लेना पड़ेगा। एक मिनट मैं लेके प्रॉपरली दिखाता हूं, एक स्टेप ओमिट नहीं कर रहा मैं आपका, ये भी ये लो, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका कितनों का मल्टीप्लाई किया, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, 5, तो इनका 5th रूट। अगर 6 नंबर ऑफ टर्म्स होती बेटा तो 6th रूट। अगर ऐसे करते 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 xn नंबर ऑफ टर्म्स होती यहां पर, तो बच्चों मैं यहां पर लेता फिर nth रूट, फिर मैं यहां पे लेता nth रूट, और इस तरह से मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकता हूं बच्चों। तो इसका मतलब फर्स्ट n टर्म्स के अंदर अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो उन सबका प्रोडक्ट करके उनका nth रूट लेना पड़ेगा, तब आप उसका जीएम निकाल सकते हो गया। अब रही बात सर अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इन सबका मल्टीप्लाई और nth रूट यहां पर दिख ही रहा है आपको। इन सबका नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन क्या होगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 एंड सो ऑन xn तक करने के बाद में इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि पावर 1/n। बिल्कुल सही बेटा। सुनो
किसी को अगर डाउट हो तो बेटा √5 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो ना। ये 1/2 कहां से आता है, क्योंकि जिसका यहां पर कोई नहीं होता उसका यहां पर 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है उसका, है ना, ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ है, तो इसलिए वो पावर में 1/n हो जाता है। तो ऐसे ही अगर √5 और यहां पर थर्ड रूट हो तो उसको कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 1/3। अगर 4 हो तो क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1/4। इसी तरीके से यहां पर बच्चों n है तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन अप टू xn की पावर 1/n। बहुत सिंपल है, कर लोगे। अगला स्टेप देखो, ज्योमेट्रिक मीन का अगला स्टेप देखो बच्चों। अब यहां तक इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लॉगरिथम्स लेने पड़ेगा, लॉगरिथम से ही काम चलेगा, सिखाया था आपको मैंने। सो log ऑफ gm इज इक्वल टू व्हाट, 1/n आगे आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, log x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 एंड सो ऑन अप टू xn। फिर एक और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि log इनटू में अगर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं 1/n। क्या ओपन कर सकते हैं बच्चों, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 प्लस log ऑफ x4 एंड हेंस सो ऑन log ऑफ xn। ऐसे भी इसको ओपन कर सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसको सिग्मा log ऑफ x लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास ये वाला, log ऑफ g या log ऑफ x इज इक्वल टू 1/r, मतलब द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने इसको n लिखा, सिग्मा log ऑफ x। ये log ऑफ x कहां से आ गया बच्चों, ये इसका सम है, ये इसका सम क्या है, log ऑफ x। तो मैंने इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में क्या लिख दूं मैं यहां पर, इज इक्वल टू 1/n सिग्मा, सिग्मा क्यों, आप खुद ही देखो, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 प्लस एंड सो ऑन log ऑफ xn है। तो बच्चे क्या लिख सकता हूं, सिग्मा log ऑफ x, ठीक है। दिस इज व्हाट लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक नंबर का आपका एमसीक्यू तैयार हो गया, ये पहले वाला फॉर्मूला आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। होगी बच्चों, बात समझ में आ गई, क्लियर सबको। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, if all the observation assumed by a variable are constant, say k greater than 0, then gm of the observation is also k। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस k हैं, लेकिन k का ध्यान रखना बेटा, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपको सर k ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर एक भी टर्म आपने 0 लिख दी जीएम निकालने के लिए, ये देखो इधर ध्यान दो, ये x1 x2 x3 x4 x4, ये इनमें से कोई भी एक टर्म, मान लो इसको 0 कर दिया मैंने बच्चों, तो ये तो इसके अंदर का सारा मामला ही 0 हो जाएगा। और इसके अंदर का अगर सारा मामला 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट लो, जो मर्जी करो, फिर अंदर तो 0 नॉट डिफाइंड ऐसी टर्म्स क्रिएट हो जाएंगी, तो जीएम तो निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझते हो मेरी बात को, है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए सारे के सारे कैसे होने चाहिए, और ना ही नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। वो तो फिर वो आयोटा और आपका जो है ओमेगा, इस तरह की टर्म्स को क्रिएट करता है जो हम मैथमेटिकल पढ़ते हैं। तो नेगेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और 0 भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, तभी जाके आप जीएम निकाल सकते हो। ये तो पहली शर्त है। अब बात आती है सर कि अगर ये सारे के सारे नंबर इक्वल हों तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी वही नंबर होता है। अब ये कैसे होता है सर, बच्चों सुनो, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। मान लो ये x1 x2 x3 x4 ये सारे नंबर जो है नंबर 4 है। ले लो एक बार टॉपिक, ले लो ये पूरा का पूरा। पहला नंबर 4, दूसरा नंबर भी 4, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 4, चौथा नंबर 4, पांचवा नंबर 4। ले लिए बच्चों, मैंने 5 नंबर ले लिए, पांचों के पांचों मैंने 4 ले लिए। मैंने कहा इनके बीच में जीएम निकालो। आप कैसे निकालोगे बच्चों, आप होगे सर इन पांचों का मल्टीप्लाई करो पहले तो, और 5th रूट लो, यही तो होगा बेटा जीएम, और तो कोई तरीका नहीं है, यही तो जीएम है। अभी तो मैंने बताया जीएम ऐसे निकालना है। अब इसको जरा सॉल्व करना, 4 की पावर 5 और इस 5 को अगर सॉल्व करूं तो पावर 1/5। समझते हो बच्चों, 4 की पावर 5, क्योंकि 4 5 बार मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 raised to power 5 तो वैसे ही बन गया।
और ये 1/5 कहां से आया, मैंने फिफ्थ रूट को सॉल्व किया तो 1/5 बन गया। अब ये 5 से बच्चों जी ये 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या बन गया 4, और मेरी पांचों टर्म्स भी क्या थी 4। तो आपको सबको मेरी बात ये समझ में आ गई कि इफ ऑल द टर्म्स आर कंसिडर्ड टू बी एज के, if all the terms are considered to be as k, then their geometric mean will itself be k। तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा बच्चों, वो भी k होगा। ये मैंने अब आपके सामने प्रूव करके अभी अभी आपको दिखाया है। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। डन है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स। ये क्या मतलब है जी, कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन x और y का मल्टीप्लीकेशन z के बराबर है, यानी z इज इक्वल टू अगर x इंटू वाई है, तो उनके जीएम्स भी सेम प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। यानी जीएम ऑफ z इज इक्वल टू जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y। क्या समझ में आया? मैं ऐसा मानता हूं कि x और y दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर z के बराबर है, तो बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्रिक मीन की कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z भी ऐसे ही एसोसिएटेड है, इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अब आपको कि सर ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा? बेटा बहुत आसान है। आपको अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए बोलेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x आपको दे देगा मान लो 7, सपोज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y आपको दे देगा मान लो 5। आपको कहोगे भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बता दो, आप कहोगे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 35। आप कहोगे सर लेकिन ये तब जब क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए बच्चों, आपको ये वाली बात गिवन होनी चाहिए कि z कैसा है, z x इंटू वाई है। पर ऐसा भी हो सकता है z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई हो सकता है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी ज्योमेट्रिक मीन की डिवीजन के साथ भी एप्लीकेबल होगी। यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z विल बी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अब ये तो डिपेंड इस बात पे करेगा ना फिर इसका मतलब कि z x और y के साथ कैसे एसोसिएटेड है। अगर z ऐसे एसोसिएटेड है दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड होगा। अगर z एक ऐसा z है जो x बाय वाई के साथ एसोसिएटेड है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z भी उन दोनों के डिवीजन के साथ एसोसिएटेड होगा। तो इट विल डिपेंड कि हाउ z इज एसोसिएटेड विद x एंड y। अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ है ज्योमेट्रिक मीन भी मल्टीप्लीकेशन के साथ होंगे, अगर डिवीजन के साथ है तो ज्योमेट्रिक मीन भी डिवीजन के साथ ही होगा। होगी बच्चों, बात समझ में आ गई? 4 प्रॉपर्टी हमने यहां पर जीएम की सीख ली है। पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 बाय n, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए, ठीक है, इनटू में सिग्मा log ऑफ x। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड एज k, देयर ज्योमेट्रिक मीन विल बी आल्सो k। if z is equal to a number having z is equal to x into y, then gm of z is equal to gm of x into gm of y। if z is equal to x by y, if z is equal to x by y, then gm of z is equal to gm of x by gm of y। 4 प्रॉपर्टी बच्चों आपके सामने, ठीक है। आओ अब मैं जरा बात आगे बढ़ाता हूं 13th क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आप, बहुत आसान है। फाइंड द जीएम ऑफ 3 इंटू 6 इंटू 12 बता रखा बेटे मैंने आपको। क्या करोगे आप कहोगे सर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके थर्ड स्क्वायर रूट क्यूब रूट ले लो इनका, है ना। ये देखो कितने कितने नंबर हैं, एक है 3, एक है 6 और एक है 12। बस तो 3 इंटू 6 इंटू 12 और इन तीनों का ये क्यूब रूट ले लो, ठीक है। अब बच्चों इसकी सिंप्लिसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। करो इसको, अगर जब आप ओपन करोगे तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से। सॉल्व करो, ये बनेगा 3 इंटू 6 और 12 को अगर सॉल्व करूं बेटा तो 6 इंटू 2। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा कि पावर क्यूब रूट है 1/3। अच्छा मैं अब क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से। एक 6 आपके पास है, ओके, एक और 6 आपके पास है, ओके बेटा एक और 6 भी आपके पास है, ये देखो 3 इंटू 2, ये भी तो एक और 6 आपके पास है। तो अंदर कितने 6 बन गए अब
3, यानी कि अंदर के पूरे मैटर को क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर 3 की पावर 1/3, और 3 से 3 कैंसल, रिमेन क्या बनेगा बेटा, 6। बात खत्म हो गई। इसका मतलब आपका जीएम कितना आ गया बच्चों, 6। खत्म, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व करिए बच्चों। सेकंड वाला क्या है सॉल्व, मैं बताता हूं आपको, आप ट्राई करिएगा। x2 है जो कि 2 टाइम्स अपीयर्ड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर अगला x4 है जो कि 3 टाइम्स अपीयर्ड है। अगला 8 है जो कि 3 टाइम्स अपीयर्ड है। अगला 16 है जो कि 2 टाइम्स अपीयर्ड है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जीएम निकालो तो आप क्या करोगे बताओ। x की 2 बार फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपको बोला जाए तो आप कहोगे 2 × 2, x 2 बार है। फिर 4 × 4 × 4, फिर 8 3 टाइम्स है, 8 × 8 × 8, फिर 16 2 टाइम्स है, 16 × 16। समझ में आ गई बच्चों बात। नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की पावर 1/10। सॉल्व करके बेटा आंसर निकाल के दिखाओ, जल्दी करो बच्चों। हाँ जी, बनी नहीं बच्चों बात। इसको स्मॉल तक लेके जाना पड़ेगा आपको। ये देखो, सुनो सुनो, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही 4 की पावर 3 है। अब बेटा ये देखो, अगर किसी को मैथमेटिकली यहां पर इशू हो रहा है, सुनो, 4 की पावर 3 है बच्चा, 4 की पावर 3, तो मैं इसको अगर ये लिख दूं 2 की पावर 2 × 3, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 4 को भी 2 की पावर 2 लिखा पहले, और साथ में उसकी पावर 3 तो है ही है, ये लिख दिया। फिर 8 की पावर 3 है वैसे तो, लेकिन 8 को खुद को क्या लिखा मैंने, 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3 की पावर 3। समझते हो बच्चों, 8 की पावर 3 था, 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 की पावर 3, ठीक है। फिर ऐसे ही 16 की पावर 2 थी बच्चों, तो 16 को क्या लिखा सबसे पहले, तो 2 की पावर 2, 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 8 और 2 16, तो 2 की पावर 4 तो हो गया 16, और 16 की अपनी पावर क्या है, 2। ऐसे करके अब इन सारे टूज को इकट्ठा कर लो बच्चों। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये जब सारे मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों इनकी इनकी। ये 2 पावर है, ये 6 पावर है, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 25 की पावर। एक और पावर कहां से आ गई भाई बेटा, ये जो 10th रूट पड़ा हुआ है, इसकी पावर 1/10। तो 2 की पावर 25 की पावर 1/10 को सॉल्व करोगे बेटा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2.5, 10 से काट दिया ना, 2.5। अब 2 की पावर 2.5 को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0.5। 2 की पावर 0.5 का मतलब बेटा 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब √2, तो इसका मतलब √2, और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4, इसका मतलब 4√2 बच्चों आपका आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे आपको इस क्वेश्चन में 2 की पावर्स को अरेंज करना पड़े, बढ़िया तरीके से आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। ये देखो, हमने शुरू से लेके अंत तक ये 2 की पावर को ही एडजस्ट किया है बस, ठीक है ना। जो शुरू से लेके अंत तक जो मैनेजमेंट करा है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि ताकि सिंप्लीफाइड टर्म में 4√2 जो है हमारा अरेंज हो सके, जो कि अरेंज हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको करना है। ये हो गया बच्चों आपका जीएम। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एचएम पे, हार्मोनिक मीन पे। आइए बच्चों हार्मोनिक मीन पे बात कर लेते हैं। फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द, सुनो, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सुनो मैं बताता हूं ये क्या लिखा हुआ है। आपको गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। यानी सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लो, ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल्स लो, ठीक है, और फिर अर्थमेटिक मीन लो रेसिप्रोकल्स का। देखो कैसे,
और सारे के सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि टोटल मिलाकर के ज्यादा नहीं, मैं 3 नंबर लेता हूं हार्मोनिक मीन के लिए, 3 नंबर लिए, एक नंबर 3, एक नंबर 5 और एक नंबर 7। ठीक है, शुरू करें। इनका हार्मोनिक कैसे, मीन कैसे निकालेंगे बेटा, शुरू करें। सबसे पहले रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लें। मेरे पास ऑब्जर्वेशंस एक्स, ऑब्जर्वेशंस क्या है, 3, 5, 7। ठीक है बच्चों, इनका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/3, 1/5, 1/7 हो गया रेसिप्रोकल। इनका अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा, इन तीनों का सम करके 3 से डिवाइड। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 3/1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7। बस ये हार्मोनिक मीन है। अब जो मैंने यहां पर लिखा है ना बच्चों, अब इसको इसकी डेफिनेशन से कोरिलेट करो। फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, यस दीज आर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, यस हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड क्या, एज द क्या, रेसिप्रोकल। ओके, किसका रेसिप्रोकल, ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ये देखो, ये मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया ना मैंने, 3 ऊपर कर दिया और बाकी सारे नीचे कर दिया, यानी 1/, कर दिया 1/, कर दिया ना। तो रेसिप्रोकल और अर्थमेटिक मीन वो भी किसका, ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके रेसिप्रोकल्स का मीन लेने के बाद में उसका भी रेसिप्रोकल कर दो अगर, तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाता है। बच्चों ये देखो आप, ये क्या है, 3n, ये आ गया n। फिर मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशंस थी, इसका नाम क्या रख दिया हमने, x1। इस ऑब्जर्वेशन का नाम बच्चों x2, इस ऑब्जर्वेशन का नाम बेटा x3। तो क्या करना है, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, इन सबका सिग्मा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा 1/xi। आई स्टैंड फॉर, अगर 3 टर्म्स है, 4 टर्म है, i4 जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये बन गया आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस पकड़नी है, उनके जो है रेसिप्रोकल्स लेने हैं, रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन लेना है और फिर उनका भी रेसिप्रोकल कर देना है, तो आप हार्मोनिक मीन निकाल पाएंगे। आओ जरा एक बार प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर एक भी ऑब्जर्वेशन आपकी जीरो हो गई तो सारी ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, आप उन सभी ऑब्जर्वेशंस का फिर काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए सारी ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए आपकी, नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस ही होनी चाहिए। ये देखो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि अगर ये फ्रीक्वेंसी होती तो यहां पर f भी होता और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती तो यहां पर n होता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सारी ऑब्जर्वेशंस अगर k हो तो उनका hm भी k ही आएगा। आओ देखते हैं कैसे। मान लो मैंने 5 ऑब्जर्वेशन ली बच्चों, 5 ऑब्जर्वेशन, पांचों की पांचों ऑब्जर्वेशन मैंने 4 4 4 4 4 एज्यूम कर ली। आओ मैं हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाता हूं उनका। ये लो, मैंने x ऑब्जर्वेशंस क्या ली, मैंने ली 4 4 4 4 4, 5 ऑब्जर्वेशन, पांचों 4 ली। मैं कहता हूं हार्मोनिक मीन निकालो। आप कहोगे क्या बेटा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 5, n इज इक्वल टू 5 बाय 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यही तो होगा बच्चों, यही तो होगा हार्मोनिक मीन का मतलब, यही तो होता है। करो इसको सॉल्व, आप खुद ही सॉल्व करके देखो बच्चों, सब कुछ आपस में एडजस्ट हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, देखो नीचे मैं एलसीएम लूंगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, करके देख लो। लो ये लो, अगला स्टेप लो, 5 नीचे 4 एलसीएम लो बच्चों। ठीक है, और ये क्या बनेगा ऊपर, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 5 हो जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू 4। व्हाट इज दैट, हार्मोनिक मीन विल बी 4। क्या समझ में आया? अगर सारी ऑब्जर्वेशन बच्चों सेम है k, तो उनका हार्मोनिक मीन भी क्या है, सेम नंबर।
के। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ एचएम में नहीं बच्चों, मैंने जीएम के साथ भी समझाई है आपको, दोनों के साथ ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेकेंड, अगर मेरे पास दो ग्रुप्स ऑब्जर्वेशंस के हैं, N1 N2 उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, H1 H2 उनके हार्मोनिक मीन्स हैं, और अगर हमें कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है बच्चों तो कैसे निकालेंगे? N1 प्लस N2 ऊपर रख दो, ठीक है, नीचे N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2, बस, ठीक है। यानी कि आपके पास एक, ये लो मैं बताता हूं आपको, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है मान लो 10, दूसरा ग्रुप है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों मान लो 20, पहले वाले का हार्मोनिक मीन है मान लो 5, दूसरे वाले का हार्मोनिक मीन है मान लो कि 7। आपको कह रखा है कि दोनों ग्रुप का कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, याद है बच्चों कंबाइंड अर्थमेटिक मीन? N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, याद होगा आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, और ये है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। N1 प्लस N2 ऊपर डाल दो, कितना हो गया? 30 अपॉन N1 10 अपॉन H1 5 प्लस N2 20 अपॉन H2 यानी सेकेंड हार्मोनिक मीन 7। दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन का आंसर होगा। ये रहा आपका 15.15, ये आप कर सकते हो, और 15.1.16 ये भी आप कर सकते हो। करके देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप करके और एक बार डन करो, फटाफट से करो 15.1.16, क्योंकि आपका क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, चलिए, तो अब बात आती है फिर इसके आगे बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। बच्चों यहां पर ना आपके दो एमसीक्यू बहुत प्यारे तैयार होते हैं, सुनो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमेशा आप देखना कि गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं मान लो आपके पास, ठीक है, और आपने उनका एएम निकाला, आपने उनका जीएम निकाला, आपने उनका एचएम निकाला, तीनों चीजें आपको निकालनी आ गई हैं। आपने एएम निकाला, जीएम निकाला, एचएम निकाला। अगर वो डिस्टिंक्ट नंबर है, अब ये सब डिस्टिंक्ट नंबर क्या होता है बेटा? डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब होता है अलग अलग नंबर्स है ना, सिमिलर नंबर्स नहीं है। देखो बच्चों, अगर वो सिमिलर हो गए, मान लो एक्स आपके पास है 4 4 4 4 4, ये लो सिमिलर नंबर हो गए। फिर तो बच्चों इनका अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालो बेटा, वो भी 4 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे वो भी 4 आएगा, हार्मोनिक मीन निकालोगे वो भी 4 आएगा। उस केस में तो आपका एएम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम हो जाएगा। उस केस में तो ये तीनों बराबर ही होंगे। बिल्कुल सही है सर, उसमें उस केस में तो तीनों बराबर होंगे, तीनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी एक दूसरे के। लेकिन मैं बात आपसे क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ये डिस्टिंक्ट नंबर हो 4 4 4 4 4, ऐसे सिमिलर नहीं, कोई भी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो ये नंबर है 3 4 5 6 7 ऐसे, तो उस केस में आपका अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा नंबर आएगा। अगर आप उन पांचों डिस्टिंक्ट नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालोगे सबसे बड़ा नंबर होगा। जीएम उन दोनों के बीच में लाई करता होगा करेगा, और एचएम उन सभी नंबर्स का स्मॉलेस्ट होगा। यानी एएम विल बी ग्रेटर देन जीएम विल बी ग्रेटर देन एचएम। तो ये लेकिन किसमें, अगर ये सब नंबर कैसे हैं बच्चों? डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। अगर ये सब नंबर्स कैसे हैं? सिमिलर, तो अर्थमेटिक मीन विल बी इज इक्वल टू द जीएम विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसका मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मैं इकट्ठा मिला दूं तो बेटा आपके सामने ये वाली प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी फिर, कि अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। कि तीनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। एएम सबसे बड़ा, जीएम उससे छोटा और एचएम उससे छोटा। डिस्टिंक्ट में तो बड़ा छोटा छोटा होगा, और सिमिलर नंबर्स में ये सब लोग सिमिलर होंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये प्रॉपर्टी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बड़े स्मार्ट तरीके से पूछ लेता बेटा। वो ये पूछ लेता है आपसे कि ये डिस्टिंक्ट नंबर हो तो बताओ कैसे, ठीक है, और ये सिमिलर हो
तो बताओ कैसे। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि सिमिलर बोलेगा तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, एएम जीएम एचएम। डिस्टिंक्ट बोलेगा तो एएम सबसे बड़ा होगा, जीएम उससे छोटा होगा, और एचएम बच्चों उससे भी छोटा होगा। कर लोगे बेटा। और ये क्वेश्चन आपके सामने 15.1.17, ये बहुत आसान है, ये आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना। अर्थमेटिक मीन निकालना है, आपको पता ही है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। जीएम अभी आपको निकालना सिखाया मैंने, और हार्मोनिक मीन भी अभी आपको निकालना सिखाया। अच्छा एक देखो प्रूफ, देखो यहां पे बच्चों 6, 8, 12, 36 सभी डिस्टिंक्ट नंबर है। 6, 8, 12, 36 चारों के चारों डिस्टिंक्ट नंबर है। अब इन चारों का अर्थमेटिक मीन देखो बच्चा, सबका सम डिवाइड बाय 4 है ना 15.50। और आप चेक कर लेना, ये सबसे बड़ा नंबर होगा बेटा। जीएम निकाल के देखो इसका, जीएम कैसे निकालेगा, सबका मल्टीप्लीकेशन की पावर 1/4 अभी सिखाया था मैंने। तो फिर आपने उसको मिनिमम में ले लिया, 2 और 3 के फॉर्मेट में ले लिया, सॉल्व किया, आंसर आया 12। इसका मतलब जीएम देखो 15.50 से छोटा है। और एचएम अभी करना सिखाया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो कितनी है, 4, एन ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 4, डिवाइड बाय 1/x1 बार। 1/x1 बार कितना बच्चों, x1 कितना है, x1 इज 6, प्लस 1/x2 8, प्लस 1/x3 12, प्लस 1/x4 36। ठीक है बच्चों, सॉल्व किया हमने, ठीक है, सॉल्व किया हमने, और सॉल्व करने के बाद में आपको अपने एचएम का आंसर आ गया 9.93। आपको आपके एचएम का आंसर आ गया 9.93। तो ये 9.93 जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये जीएम से भी छोटा है, यानी एएम सबसे बड़ा, जीएम उससे छोटा, और एचएम उससे भी छोटा, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। 6, 8, 12 एंड 36 डिस्टिंक्ट है। सिमिलर हो जाते तो सब बराबर हो जाता, डिसिमिलर है तो ये इस तरह से। कर लोगे बच्चों, ओके। अब मैंने 2 बातें आपको और सिखानी है यहां पर। इस क्वेश्चन को भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बड़े क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा बच्चों, आने से तो रहा ही है, लेकिन जो चीज इसकी मेन फाइंडिंग है वो हमने सीखनी है। बताता हूं मैं क्या क्या करना है आपको। एक आपको ना वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला माइंड में रखना है, बस फॉर्मूला, सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W। कैसे निकलता है, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर x गिवन होते हैं, साथ में f की बजाय W गिवन होते हैं, समझते हो, एक x गिवन होते हैं और एक साथ में x के साथ बेटा क्या गिवन होते हैं, W। और आप वेटेड AM कैसे निकालते हो, सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ये पहला फॉर्मूला डन। दूसरा, अगर वेटेड जीएम निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, एंटी लॉग सिग्मा W log x डिवाइड बाय सिग्मा W। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा, अगर वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है तो सिग्मा W ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे सिग्मा W बाय x। अब इसके कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो है नहीं हमारे पास बुक के अंदर, बस ये है कि हो सकता है कि इनका फॉर्मूला बन के आपके पेपर में आ जाए कि जी वेटेड हार्मोनिक मीन का नीचे 4 फॉर्मूले लिखे हुए, तो आपको जब तक फॉर्मूला ही नहीं पता बेटा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो नहीं है इसके, सिर्फ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, 3 फॉर्मूलाज। और एक ये क्वेश्चन करना है हमने, given 2 positive numbers a and b, prove that arithmetic mean into harmonic mean is equal to geometric mean का स्क्वायर। मतलब कि अगर 2 नंबर हैं बच्चों a और b, समझते हो, आपने उन दोनों नंबर्स a और b का निकाल लिया क्या, अर्थमेटिक मीन। कैसे निकलेंगे बेटे, 2 नंबर ए और बी है, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, a प्लस बी बाय 2 सर, और कैसे निकलेगा, है ना। ये देखो ना, ये आपको एक सीरीज दे रखी है x, उसमें 2 ही नंबर हैं a और b। जैसे नंबर होते थे ना 3, 5, 7, 9, 2, अब यहां पर a और b है। आपको कहा गया कि भैया ये 2 नंबर हैं a और b, इनका अर्थमेटिक मीन देखो। आपने अर्थमेटिक मीन क्या निकाला होगा, a प्लस बी बाय 2, ठीक। और अगर मैं इन दोनों नंबर का हार्मोनिक मीन आपको ज्योमेट्रिक मीन बोलूं निकालो, तो आप ज्योमेट्रिक मीन बेटा कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी और साथ में ले लोगे इनका स्क्वायर रूट, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। और मैं अगर बोलूं इनका हार्मोनिक मीन निकालो तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 2 नंबर हैं n,
टू ऊपर रख दो अपॉन 1 बाय फर्स्ट नंबर ए प्लस 1 बाय सेकेंड नंबर बी। यही तो करोगे बच्चों। अब आप सॉल्व करो जरा इस पे, तो आप देखो वो प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। करो एक बार, ये देखो यहां से जीएम निकालो बच्चों। जीएम ये आ गया आपका ए बी की पावर 2 1/2 है ना। और यहां से हार्मोनिक मीन निकालो। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऊपर है नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा बेटा ए बी है ना। और ये क्या बन जाएगा, ए से ए तो बी प्लस ए। और सोल्व करो ये, और सोल्व करके क्या बनेगा बेटा, ए बी ऊपर चला जाएगा ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या आ गया, हार्मोनिक मीन। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या क्या साबित करना है, हमने साबित करना है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। आओ करके देखते हैं। ये लो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन है सर ए प्लस बी बाय 2 है ना। अर्थमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करो बच्चों हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन क्या है, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो क्या रिजल्ट आया। 2 से 2 बेटा कैंसल, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल। आंसर क्या आया, आंसर आया सर ए बी। आंसर आया ए बी। अब ए बी क्या है, हार्मोनिक सॉरी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे, बेटा जरा ज्योमेट्रिक मीन देखना, ए और बी में ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ए इंटू बी का स्क्वायर रूट। अब इसकी स्क्वायर करूं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इसका मतलब बात बेटा बिल्कुल सही थी कि अगर आपके पास दो कोई डिस्टिंक्ट नंबर हैं ए और बी, और देखो अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सिमिलर हैं, फिर तो सर उनका अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों बराबर ही होंगे फिर तो। लेकिन अगर वो डिस्टिंक्ट नंबर है तभी तो ये होगा कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीएम के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये 1 मार्क में मैंने प्रूव भी कर दिया बेटा, और आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से इनकी पता भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम पैटर्न पे है, इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बच्चों अभी ये प्रॉपर्टी लगानी सिखाई थी मैंने आपको, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, डन है। बस बच्चों अब इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ। ये समरी एक बार आप जो है रीड आउट कर दीजिएगा, और ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। ये रहा ये रिलेशन जो भी समझाया मैंने आपको। सारे क्वेश्चन बच्चों अब आपके इसके हो जाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं।